हेलो मेरे स्कूल के नटखट बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है साइंस वाली हिमानी मैम। क्योंकि मैं हूँ साइंस वाली टीचर तो मैं लेकर आ गई हूँ अपने टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए आप लोगों के सामने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने। रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब पढ़ा था, तो उस पे हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा था जिस पे हमने ये पढ़ा था कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है, दिस इज़ योर, मतलब ये बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन थे, है ना। ये हमने लेटेस्ट जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, दैट वाज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर पहला लॉ तो सेम किसकी तरह था, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि जो आपकी इंसिडेंट रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे होती है, और नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस लाइक इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सारे के सारे एक ही प्लेन पर और एक ही पॉइंट पर लाई करते, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। और सेकंड था कि जो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इसी को हमने नाम दिया था स्नेल्स लॉ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे टॉपिक 9.3.2, दैट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यू ऑलरेडी हैव स्टडीड दैट अ रे ऑफ लाइट, है ना, दैट travels obliquely from one transparent medium into the another will change its direction in the second medium। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू चेंज इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन ऑल्सो। द एक्सटेंट ऑफ चेंज, किस हद तक वो चेंज हो सकता है डायरेक्शन में, दैट टेक्स प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, वो डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम आपने यूज़ किया हुआ है, और मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो दिस इज अ सिंपली definition of refractive index. So refractive index gives the idea that how much the change will take place either directionally or in the this velocity or speed point of view. So this is called refractive index, and yes, the constant appearing on the right hand side of equation 9.4। तो ये जो constant है ना, यहाँ पे लिखा हुआ जो 9.4 इक्वेशन है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है ये आपका constant है जो आपका, तो दिस इज़ नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यही क्या कहलाता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो टर्म्स एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द कांस्टेंट अपीयरिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 9.4। सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक्ड टू एन इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी से रिलेशन दे सकता है, द रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। किस किस के बीच में रिलेशन देगा कि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स में रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपगेशन का मतलब कितनी स्पीड से हमारा लाइट जो है वो आगे बढ़ रही है, दैट इज द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। तो ये रिलेशन भी हमें देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। It turns out that light propagates with different speeds in the different media। ऐसा निकल कर आता है कि लाइट जो है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड के साथ ट्रैवल करती है। द लाइट ट्रैवल्स फास्टेस्ट इन द वैक्यूम। सबसे ज़्यादा फास्ट वो कब चलती है, जब वो वैक्यूम से ट्रैवल कर रही होती है, और वैक्यूम की स्पीड क्या होती है, इट इज़ the speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second। meter per second here is the unit of speed और velocity। तो इतनी स्पीड के साथ क्या करती है हमारी जो लाइट है वो ट्रैवल करती है वैक्यूम में। तो इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज़ ओनली मार्जिनली लेस। तो देखो वैक्यूम और एयर इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वैक्यूम इज़ अ प्लेस वेयर नो पार्टिकल एग्जिस्ट, कोई भी पार्टिकल नहीं होता है, दैट इज़ कॉल्ड वैक्यूम। बट इन एयर देयर आर लॉट ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, तो दिस इज़ नॉट वैक्यूम। बट वैक्यूम के कंपैरिजन में एयर में जो आपका स्पीड होती है लाइट की वो थोड़ी सी कम होती है कंपेयर्ड टू दैट इन वैक्यूम। तो वैक्यूम के कंपैरिजन में जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। तो इट रिड्यूसेस कंसिडरेबली इन ग्लास और वाटर, और ये और कम हो जाती है किस में, जब जो लाइट होती है या तो वो कांच से पास करे किसी ग्लास से, ग्लास मीन्स कांच, अमॉर्फस सॉलिड होता है ये आपका, या पानी से पास करे, तब क्या हो जाता है इसकी स्पीड और कम हो जाती है। द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट। किस पे डिपेंड करती है, गिवन डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट। किस पे जो वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स के लिए, वो किस पे डिपेंड करती है, बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है इन द टू मीडिया, कि दोनों मीडियम्स में उनकी स्पीड ऑफ लाइट क्या है, एज गिवन बिलो, जैसा कि नीचे दिया गया है। तो नीचे सिंपल सा क्या दिया हुआ है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला ये है कि ये होता है N21, दैट इज़ द
sorry, the refractive index is also defined as the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2. medium 1 is here एंड मीडियम 2 इज़ हेयर. यहाँ पर मीडियम 1 जो है वो एयर है और मीडियम 2 जो है वो ग्लास है. तो मीडियम 1 और मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट का जो रेशियो होगा दैट इज ऑल्सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो वी हैव अनदर डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. So for that I'm gonna explain you more. तो consider a ray of light traveling from medium 1 to medium 2. ठीक है, एज शोन इन द फिगर. जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि मीडियम 1 और मीडियम 2 में आपका क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है. दिस इज इन मीडियम 1 और ये एंटर कर गई मीडियम 2 पे. ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है, शोन इन द फिगर. तो इस फिगर में ऐसा दिखाया गया है, बोल रहा है शोन इन फिगर 9.11, लेट v1 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड v2 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. मान लिया कि v1 स्पीड से मीडियम 1 पे ट्रैवल कर रही है लाइट और v2 स्पीड से मीडियम 2 में ट्रैवल कर रही है लाइट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू, क्या कह रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2. ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 is given by the ratio of speed of light in medium 1 and the speed of light in medium 2. ठीक है, इन दोनों के रेशियो पे ये डिपेंड करता है. ठीक है, तो इसको कैसे दिया जाता है, दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट टिल नाउ. सो दिस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल N21. क्योंकि ये क्या हो रही है, 1 से 2 में जा रही है, तो इसको दिखाते कैसे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बोला जाता है इसे. ठीक है, तो 2 1 से दिखाया जाएगा इसे. तो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एन इक्वेशन फॉर्म एज लाइक दिस. तो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन इक्वेशन फॉर्म लाइक दिस. तो ऐसे करके आप इक्वेशन के फॉर्म में आप इसको दिखा सकते हो. क्योंकि हमने बोला स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 को हम v1 से दिखाते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 को हम v2 से दिखाते हैं. तो दिस इज बेसिकली इक्वेशन 9.5 अकॉर्डिंग टू द बुक. ठीक है, तो बाय द सेम आर्ग्यूमेंट, इसी तरह से बाय द सेम आर्ग्यूमेंट, इसी मेथड को फॉलो करते हुए द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज रिप्रेजेंटेड एज 1 2. ठीक है, 1 और 2, इधर 2 की 1 के रिस्पेक्ट में थी, इधर 1 की 2 के रिस्पेक्ट में, तो एंड 1 2 दिखाया जाएगा. इट इज़ गिवन बाय द सेम फॉर्मूला बट विद अ डिफरेंट नोटेशन. यहाँ पर 2 1 था और यहाँ पर 1 2 है. ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, इन दोनों को जो आप रेशियो करोगे तो दैट इज v2 अपॉन v1. तो दिस विल गिव अनदर इक्वेशन विच इज इक्वेशन 9.6 एंड दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म इन विच वी कैन राइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. तो दिस इज इट. सी, ये आपका डायग्राम था. यहाँ से क्या हुई, आपकी रे एंटर हुई मीडियम 1 से और ये था आपका मीडियम 2. ठीक है, ये हमारा क्या था, एयर, और ये था हमारा ग्लास. ग्लास मतलब कांच. ठीक है, तो जैसे लाइट एंटर करी इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर हम क्या डाल देंगे, एक नॉर्मल. तो एन एन डैश क्या है आपका, जो एन एन डैश है दिस इज़ द नॉर्मल. ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल है. और आपको पता है कि जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाते दैट इज़ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये रिफ्रैक्टेड रे है. ठीक है, इस तरह से क्या हुई, फिर ये रिफ्रैक्ट होगी. देखो हमें पता है, हमने पढ़ा था कि जब हमारी रेयरर से डेंसर में आती है तो रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड करती है. अगर डेंसर से रेयरर में जाती है, क्योंकि हमने बोला था कि जो हैवी मीडियम होता है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है दैट इज़ योर डेंसर मीडियम, और एयर हमारा यहाँ पे रेयरर मीडियम है. ठीक है, ये हमारा क्या है, रेयरर मीडियम है. तो 2 टर्म्स यहाँ पर बहुत यूज़ होंगी, डेंसर और रेयरर, इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन. तो हमें ये भी ध्यान में रखना है. ठीक है, डेंसर और रेयरर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है यहाँ पर, तो इसको हम डेंसर और रेयरर से ही बताएंगे. तो इस तरह से आपकी क्या होती है, जब रे रेयरर से डेंसर में आते हैं तो रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, जो नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे एंगल बना रही है दैट इज़ योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो ए बी क्या थी, हमारी रे है, ए ओ बी पाथ फॉलो ये कर रही है. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर तो बात हो रही थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो इसमें थोड़ा सा मैंने आपको और भी चीज़ें बता दी हैं. सो यस, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया गया हुआ है कि इफ़ मीडियम 1 इज़ वैक्यूम और एयर, अगर आपका मीडियम 1 जो है वो वैक्यूम हो या एयर हो, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज़ कंसिडर्ड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. ठीक है, तो 2 की 1 के रिस्पेक्ट में निकाली जाएगी. ठीक है, और इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है, व्हाट इज़ absolute refractive index of the medium, तो you will write if medium 1 is vacuum or air then the refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum. उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट. ठीक है, मतलब कि वैक्यूम के कंपैरिजन में अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर रहे हो उस मीडियम की, तो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो इट इज़ सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय N2. तो यहाँ पर हम 1 का रोल नहीं लेंगे. ठीक है, इफ़ C इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, अगर C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है हवा में,
कहाँ पर, हवा में, लाइट इन एयर एंड v इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। c क्या है, एयर की स्पीड ऑफ लाइट है, और v क्या है, किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। तो ये नोटेशन याद रखना। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे दी जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, देखो एयर या वैक्यूम की बात होती है तो हम सिर्फ क्या लिखते हैं, मीडियम का नाम लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर m लिखा हुआ है, नॉट m1 m2 ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्या लिखा हुआ है, हमने सीधा m लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो ये सिंपली क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, c अपॉन v। तो n इज इक्वल्स टू c अपॉन v इज़ अ वेरी कॉमन फॉर्मूला दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन द न्यूमेरिकल पोर्शन, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इक्वेशन 9.7 इन द बुक। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड एज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इस पर्टिकुलर मीडियम की, जिस भी पर्टिकुलर मीडियम की यहाँ पर बात हो रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेवरल मीडियम टेबल, अब अलग अलग मीडियम की, जैसे भी हमने यहाँ पर ग्लास स्लैब की बात करी, जब ग्लास स्लैब से हमारी क्या हो रही थी, लाइट रे पास हो रही थी, है ना, तो हमने वो वाली बात करी थी। बट अभी यहाँ पर किसकी बात होगी, ग्लास स्लैब के जैसे ही और भी सारे बहुत सारे मीडियम होंगे, उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर टेबल में दी हुई है। तो फ्रॉम द टेबल यू नो दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जिसको NW दिया गया है, तो इट इज़ 1.33। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, दैट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 1.33। तो इसका मतलब अगर ये जो मीडियम था, ये ग्लास स्लैब ना होकर अगर वाटर हुआ, तो यहाँ से जो एयर में आई और यहाँ पे आके क्या हो गई, ये इस तरह से बेंड हो गई, तो ये इसका जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज़ 1.33। मीडियम पहला एयर या तो एयर या वैक्यूम होना चाहिए। लेट सपोज कि जैसे मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि मीडियम 1 मीडियम 2, अब आप सोच रहे हो कि एयर के अलावा और किसी मीडियम से कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यस, इसका आंसर भी मेरे पास है, तो मैं उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। इसका आंसर ये है कि लेट सपोज यहाँ पर क्या है, इस पूरे टैंक में, ये टैंक है मेरे पास, इस पूरे टैंक में वाटर है, ठीक है। मीडियम 1 मेरे पास अभी क्या है, वाटर है। अब मीडियम 2 कैसे यहाँ पर बनेगा, तो मीडियम 2 भी यहाँ पर बन सकता है, कैसे बन सकता है, लेट सपोज कि मीडियम 2 यहाँ पर एक वाटर के अंदर एक ग्लास स्लैब है, दिस इज़ द ग्लास स्लैब इनसाइड द वाटर। अब यहाँ पर मीडियम 1 वाटर है और मीडियम 2 क्या है हमारे पास, मीडियम 2 इज़, यहाँ पर हमारा मीडियम 2 क्या है, ग्लास स्लैब है। तो यहाँ पर मीडियम 1 और मीडियम 2 की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी दैट इज़ नॉट द एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वाटर की दूसरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, ग्लास की दूसरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, तो बोथ हैव डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। बट जब हम सिर्फ वाटर और एयर, मतलब किसी भी मीडियम की एयर के साथ लेते हैं, तो दैट इज़ योर एब्सोल्यूट या सिंपल से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम कहते हैं। तो सिमिलरली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास दैट इज़ NG यहाँ पर हमने दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड 1.52 इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। सच डेटाज आर हेल्पफुल इन मैनी प्लेसेस, तो इन बहुत सारी जगहों पर आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काम आती है। जो बड़े बड़े यहाँ पर इंजीनियर वगैरह होते हैं तो वो इसका यूज़ करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बहुत चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए। तो इस टेबल पे बहुत सारे नाम है, हाउ एवर यू नीड नॉट टू मेमोराइज द डेटा। आपको ये डेटा जो 9.3 टेबल पे दिया हुआ है, यू डोंट हैव टू लर्न ऑल दीज, बिकॉज एग्जाम में इसका कोई यूज़ नहीं है। अगर इनकेस आता भी है तो आपको या तो फाइंड आउट करने के लिए आएगा विद सुटेबल मैथड, जो कि हमारा फॉर्मूला था n इज इक्वल्स टू c अपॉन v। इस मैथड से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो किसी मीडियम की, बस शर्त है कि आपको ये पता होनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। c की वैल्यू वी नो, बट v की वैल्यू स्पीड ऑफ मीडियम की हमें पता होनी चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.0003, आइस की होती है 1.31, वाटर इज़ 1.33, अल्कोहल 1.36, कैरोसिन 1.44, कैनेडा बालसाम व्हाट इज़ दिस आई डोंट नो, तो ये भी 1.53 होती है। रॉक सॉल्ट दैट इज़ काला नमक इज़ 1.54, कार्बन डाइसल्फाइड इज़ 1.63, डेंस फ्लिंट ग्लास, अलग अलग ग्लास की वैराइटीज़ होती है 1.65। रूबी आपको पता है कि एक हमारे पास जैम होता है, ठीक है, रत्न बोलते हैं जिसको, रत्न होते हैं ना बहुत सारे, नवरत्न, रूबी इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। और सफ़ायर 1.77, डायमंड, ये सारे रत्न होते हैं आपके, ठीक है। 2.42 होते हैं डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और क्राउन ग्लासेस योर 1.52, और बेंजीन की 1.50, तारपुलिन ऑयल की हमारी होती है 1.47, एंड फ्यूज्ड क्वार्ट्ज, ये भी एक तरीके का अमॉर्फस सॉलिड होता है, इसकी हमारी होती है 1.46। सो दीज आर द डिफरेंट मटीरियल्स हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन इन दिस टेबल, एंड यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट वंस, and if you find it useful then you can learn also, but it is not going to be helpful in the exam point of view.
So yes, now moving to the next line, which is note from table 9.3 that an optically denser medium may not possess greater mass density. तो आपको पता है कि ऑप्टिकली मतलब जो लाइट को अपने से पास करती है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है, इसकी ज़्यादा डेंसिटी नहीं होती है, मतलब इसकी ज़्यादा या मास डेंसिटी नहीं होती. फॉर एग्जांपल कैरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आप देख सकते हो कंपैरिजन करके कि जो कैरोसिन है उसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. किसके कंपैरिजन में? देखो कैरोसिन इज़ 1.44 और किसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बोल रहा है? इज़ ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर. वाटर से ज़्यादा है क्योंकि वाटर की 1.31 है ना, 1.31 और 1.33. ओके, वाटर की हम देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो. 1.33 ही है हमारी वाटर की और इसकी है 1.44 कैरोसिन की. दिस इज़ फॉर वाटर, है ना, ये वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. दिस इज़ ऑफ वाटर, ठीक है, ये वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. और कैरोसिन की क्या है आपकी? कैरोसिन की है 1.44. अब देखो वाटर के कंपैरिजन में आपका क्या है? कैरोसिन की ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. ऑल्दो द मास डेंसिटी इज़ लेस देन वाटर. हालांकि कैरोसिन जो है वो पानी में तैरता है, मास डेंसिटी चाहे उसकी कम है. तो ये था हमारा किसके बारे में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में. तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. सो येस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दिस इज़ मोर टू नो, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया है कि हम जो है वो करेंगे पूरी NCERT बुक का एक एक लाइन को एक्सप्लेन. तो इसीलिए मैं ये वाला पोर्शन भी आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. तो येस, तो हमारा ये पोर्शन कहता है हमसे द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी. उसकी कितनी, जैसे हमने बोला ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसी तरह से एक टर्म और होती है ऑप्टिकल डेंसिटी. ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी इज़ अनदर टर्म विच इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द कितने एक्सटेंट तक जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट होगी उसको डिफाइन करने के लिए. ऑप्टिकल डेंसिटी हैज़ अ डेफिनेट कैनोटेशन. इट इज़ नॉट सेम एज मास डेंसिटी. ये मास डेंसिटी की तरह नहीं होता. ऑप्टिकल डेंसिटी इज़ अ डिफरेंट थिंग. तो वी हैव बीन यूजिंग टर्म्स रेयरर एंड डेंसर मीडियम इन दिस चैप्टर. इट इज़ एक्चुअली मीन्स ऑप्टिकली रेयरर. मैंने आपको बोला ना कि रेयरर और डेंसर दो मीडियम होते हैं. रेयरर और डेंसर यहाँ पर किसके बिहाफ में हम बोल रहे हैं? वी आर टॉकिंग इन बिहाफ ऑफ ऑप्टिकली. ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड optically denser medium we are talking about in terms of optical density, right? So when can we say that medium is optically denser than other? कैसे हम कह सकते हैं? तो in comparison with two media, the one with a larger refractive index is optically denser. जिसकी refractive index ज़्यादा होगी वो optically denser होगा obviously, ठीक है, and other दूसरे के कंपैरिजन में. ठीक है, द अदर मीडियम ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द अदर मीडियम ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ ऑप्टिकली रेयरर. तो यहाँ पर हम ना सिर्फ रेयरर और डेंसर तो हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बोलते हैं, बट जो नेचुरली ये चीज़ है वो है आपकी ऑप्टिकली रेयरर एंड ऑप्टिकली डेंसर. और ये किससे हमें पता चलता है कि किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है? जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी दैट विल बी ऑप्टिकली दिस डेंसर, एंड जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी, कह रहा है ना, द अदर विद लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली रेयरर. द स्पीड ऑफ लाइट इज़ हायर इन अ रेयरर मीडियम. रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या रहती है? थोड़ी सी हायर रहती है. दस द रे ट्रैवलिंग फ्रॉम द रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम स्लोज डाउन एंड बेंड. तो इसीलिए क्या होता है, जब हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो रेयरर में ज़्यादा होती है ऑब्वियसली, क्योंकि उसके पास कोई मटेरियल नहीं है ऐसे ट्रैवल वो टकराने के लिए, जिससे वो टकरा रहा है और उसकी स्पीड कम हो रही है. बट जो डेंसर मीडियम होता है उस पर उसकी स्पीड कम हो जाती है और यही रीज़न है. दस अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम स्लोज डाउन. जब वो क्या होती है रेयरर से डेंसर में आती है तो वो स्लो हो जाती है और वो बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम इट स्पीड अप्स एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो क्या होता है नॉर्मल से थोड़ा दूर चली जाती है. तो यही एक रीज़न है लाइट रे का बेंड होना टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो. और अगर हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं करते तो शायद ये चीज़ें हमें पता भी नहीं चलती. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्वेश्चंस प्रेजेंट इन द इन टेक्स्ट पार्ट. एंड तो 1 2 3 4 5 these 5 question we are writing on PPT and explaining you. So अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.